हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। इन एडिशन आप ये भी कह सकते हो कि एक अच्छे ऑडिटर को कौन सी क्वालिटीज़ ऑडिट के दौरान रखनी चाहिए, या फिर एक अच्छे ऑडिटर में कौन सी ज़रूरी चीज़ें या कौन सी ज़रूरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में मेनली हम आज बात करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आपको सभी को पता है कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स लेने हैं, टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है, वेबसाइट आपके लिए ओपन है, लिंक दोनों का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। किसी भी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो बहुत रीजनेबल रेट्स और फ्लेक्सिबल टाइम से आपको क्लासेस दी जा रही हैं। डिटेल्स आपको ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहला मेन पॉइंट जो प्रिंसिपल में कवर होता है कि ऑडिटिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है, दैट इज इंटीग्रिटी। सबसे पहला मेन प्रिंसिपल क्या है ऑडिटिंग का, या सबसे पहली मेन क्वालिटी एक ऑडिटर के अंदर क्या होनी चाहिए, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि एक अच्छे ऑडिटर की पहचान या एक अच्छा ऑडिट वही होता है जिसको ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ किया जाए। तो जो भी ऑडिटर ऑडिटिंग कर रहा है, ही शुड मेंटेन इंटीग्रिटी बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड फेयर थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस। कि ऑडिट प्रोसेस के दौरान उसको कोशिश करनी है कि वो प्रॉपरली ऑनेस्टी के साथ काम करे और फेयर तरीके से काम करे, कुछ भी मिसकंडक्ट या फिर गलत काम नहीं करना है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो भी ऑडिटर है उसको ये ध्यान रखना है कि वो किसी पर्सनल इंटरेस्ट से या किसी एक्सटर्नल प्रेशर के दौरान या फिर बायस्ड होकर कोई डिसीजन ना दे। यानी ही शुड बी अनबायस्ड ऑन दी एविडेंस। यानी उसको जो भी नज़र आ रहा है उसमें उसने बायसेंस बिल्कुल नहीं रखनी है, या किसी पर्सनल इंटरेस्ट में दबाव में आकर कोई अपना ओपिनियन नहीं देना है। ही शुड बी अनबायस्ड अनबायस्ड इन हिज ओपिनियन। उसका जो ओपिनियन होना चाहिए वो अनबायस्ड बेस पे होना चाहिए। राइट। कुल मिला के आप ये कह लो कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसको ये ध्यान में रखना है कि उसकी जो जजमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होनी चाहिए, और उसका जो ओपिनियन है तभी क्रेडिटेबल माना जाएगा, तभी फायदेमंद माना जाएगा अगर वो इंडिपेंडेंट होकर ही सारा काम करेगा। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल या सेकंड मेन क्वालिटी ऑडिटर के अंदर क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज जस्ट अबाउट अनबाइस्ड इवेल्युएशन। जो हमने ऊपर पढ़ा उसी चीज़ को अब थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि जो भी ऑडिटर है उसने किसी भी एविडेंस को अगर देखा है तो वो जो एविडेंस वो इवेल्युएट कर रहा है ना, या जो एविडेंस उसके हाथ में लगा है अगर वो उसकी इवेल्युएशन कर रहा है या स्टडी कर रहा है प्रॉपरली ओपिनियन देने के लिए, तो जो भी ओपिनियन उस एविडेंस पे निकलेगा वो ओपिनियन अनबायस होना चाहिए। यानी कुल मिला के जो भी वो कंक्लूजन्स दे रहा है अपने, वो फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड होने चाहिए, किसी पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं होने चाहिए कि वो मेरा भाई था इसलिए मैंने ये ओपिनियन दे दिया, या फिर मेरा कोई रिलेटिव था जिसकी वजह से मेरा उसके साथ क्लोज रिलेशन था तो मैंने ये ओपिनियन दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ओपिनियन है वो पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट अगर कहूँ तो प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म्स के बारे में आपने सुना होगा, वो एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। मींस क्वेश्चनिंग माइंड उसके अंदर होना चाहिए, क्रिटिकल असेसमेंट करने की उसकी आदत होनी चाहिए कि किसी भी एविडेंस को छोड़ना नहीं है और अनबायस होकर उसके ऊपर एक्शंस लेने हैं और उसको यूज करना है। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि देखो, एज एन ऑडिटर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जाओगे तो हर कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके हाथ में होती है। तो आप एक कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करके दूसरी कंपनी के पास अगर इसको डिस्क्लोज करोगे तो वो तो गलत चीज़ है ना। तो वो कन्फिडेंशियलिटी जो प्रिंसिपल है उसका आप तोड़ रहे हो वहाँ पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको एज एन ऑडिटर कंपनीज के बारे में पता चलती है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको नज़र आती है, शुड बी प्रोटेक्टेड। ऑडिटर को सभी मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन दिख रही है उसको इक्वली ट्रीट करना है और ध्यान में रखना है कि वो सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए और कोई भी डिटेल थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी के पास नहीं जानी चाहिए अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर या तो वहाँ पे लॉ ने कहा है तब वो जा सकती है इन्फॉर्मेशन, या फिर जब क्लाइंट ने कहा है, ऑथराइज करा है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो,
तब ठीक है, लेकिन उसके अलावा थर्ड पार्टी के पास कोई भी एनी अदर इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए जो इनके अलावा है, राइट। अब ये भी कह सकते हो कुल मिला के कि अगर हम कन्फिडेंशियल नहीं बनाएंगे तो ट्रस्ट टूट सकता है, यानी क्लाइंट का जो ट्रस्ट होता है ऑडिटर के ऊपर वो टूट जाएगा। तो इसीलिए कन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो ट्रस्ट बना के रखती है एक क्लाइंट और एक ऑडिटर के बीच में, राइट। हाँ जी, अब इसके बाद है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। देखिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब आप ये कह सकते हो कि ऑडिटर के अंदर नेसेसरी टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए जो एक ऑडिट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑडिट को इफेक्टिवली डन करने के लिए जो भी टेक्निकल स्किल्स, जो भी नेसेसरी नॉलेज स्किल्स होनी चाहिए ना, वो एक ऑडिटर के अंदर होनी कंपलसरी है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो ऑडिटर है उसने जो भी काम करना है प्रॉपर अटेंशन के साथ करना है। उसमें जो भी उसने मतलब जो भी वो काम कर रहा है, अगर ऑब्वियस सी बात है अब वो ऑडिटिंग कर रहा है तो ऑडिटिंग के लिए आपने देखा होगा कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स बने हुए हैं, राइट। यानी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की आप बात कर लो, वो जो बने हुए हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से काम करना है ऑडिटर को, ये ध्यान में रखना है। या फिर जो रेगुलेशंस बनी हुई हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करके काम करना चाहिए। तो एज एन ऑडिटर आपकी ड्यूटी बनती है, या फिर आप ये कह लो कि ऑडिटिंग का प्रिंसिपल आपको कहता है कि स्किल और नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो ये, टेक्निकल स्किल्स जो भी ज़रूरी हैं एक ऑडिटिंग के दौरान वो आपके अंदर होनी चाहिए। यू मस्ट पोजेस दैट क्वालिटीज़, दैट नॉलेज और दैट स्किल्स, राइट। और साथ ही साथ उस जो भी अकाउंटिंग जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके ही वो काम पूरा करना है, राइट। अब इसके बाद है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। देखिए, ऑडिटर को ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई काम कर मतलब जब भी वो ऑडिटिंग कर रहा है ना, उसको ये ध्यान में रखना है कि उस ऑडिटिंग का मतलब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ उसको गलत नज़र आ रहा है तो उसका प्रॉपर एविडेंस उसने फाइंड आउट करना है। मतलब इन शॉर्ट, ऑडिटर को जो भी अपने कंक्लूजन देने हैं, चाहे वो सही कंक्लूजन दे रहा है और चाहे वो फिर किसी चीज मतलब किसी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहा है जो जिसमें कोई फ्रॉड या एरर नज़र आ रहा है, तो फिर भी उसके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो भी ऑडिटर कंक्लूजन दे रहा है, जो भी उसका ओपिनियन रहा है, उस ओपिनियन का सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो एक अच्छे ऑडिटर की पहचान नहीं है, अगर वो बिना सोचे समझे किसी भी बिना एविडेंस के बेसिस पे ये डिसीजन दे रहा है या अपना ओपिनियन दे रहा है। तो कुल मिला के जो भी वो एविडेंस दे रहा है, एक तो वो क्लियर एविडेंस होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है वो कंक्लूजन पे बेस्ड होना चाहिए कि जो आपने कंक्लूजन दिया उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है वो चीज़, पूरा रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियस सी बात है एक ऑडिटिंग के दौरान ऑडिटर को ध्यान में रखनी है। तो एज एन ऑडिटर आपके अंदर एविडेंस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, और एक प्रिंसिपल भी आपको यही कहता है ऑडिटिंग का कि जो भी काम करना है एज एन ऑडिटर आपने, वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, उसमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए अपने ओपिनियन और कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए, राइट। इसके बाद है फेयर प्रेजेंटेशन। देखिए, ऑडिटर एज एन ऑडिटर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही क्या है, कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी गई हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं। क्या जो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की शो की जा रही है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए, या जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नज़र आ रही है कंपनी की, वो ट्रू एंड फेयर तो है। तो एज एन ऑडिटर आपका पहला ऑब्जेक्टिव भी यही है, मतलब ऑडिटिंग का जो पहला ऑब्जेक्टिव है आपने वही चेक करना है, इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है या नहीं, क्या वो ट्रांसपेरेंसी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है या नहीं। तो प्रॉपरली वेरीफाई करना है आपने कि क्या कोई रोमम तो नहीं है। व्हाट इज रोमम? दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, मतलब ऑडिटिंग से पहले ही कोई फ्रॉड नज़र तो नहीं आ रहा था, ऑडिटिंग करने से पहले ही कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर, इतना बड़ा एरर तो नहीं है। दैट इज कंसीडर टू बी अ रोमम। तो आप ये कह सकते हो कि एज एन ऑडिटर आपको सबसे पहले यही देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो तो कर रही हैं, क्या एक्यूरेट तो हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर तो है। नहीं, अगर कहीं पे भी डाउट है तो उसको वो चीज़ को चेक करना पड़ेगा, राइट। आफ्टर दैट इज प्लानिंग एंड सुपरविजन। देखिए, कोई भी काम बिना प्लानिंग किए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एज एन ऑडिटर आपको भी ये ध्यान में रखना है कि ऑडिटिंग का प्रिंसिपल आपको कहता है कि कोई भी काम अगर आप ऑडिटिंग का शुरू कर रहे हो या ऑडिटिंग की बेसिक प्रोसेस आप शुरू कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ऑडिटिंग प्रोसेस में सबसे पहले प्लान आपको करना है थॉरली, और ये देखना है कि आपका स्कोप क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और कौन से प्रोसीजर एज एन ऑडिटर आपको परफॉर्म करने हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आप ये कह सकते हो कि अगर प्रॉपर प्लानिंग करके ही आप काम करोगे तो उसमें
आपको पता होगा कि आपका नेक्स्ट वर्क क्या है, आपने क्या ढूंढने के लिए ये काम करना शुरू किया है, और आप उस तरीके से अपने रिसोर्सेज भी यूटिलाइज अच्छे से और इफेक्टिवली कर पाओगे। तो जो भी आपकी ऑडिट टीम है उसको सुपरविजन के लिए लगाओ प्रॉपरली, या फिर उस वर्क को रिव्यू बार बार करो सो दैट आपकी गलतियों के चांसेस कम रह जाएं। तो एज एन ऑडिटर आपको प्रॉपरली प्लान करके सारा काम करना है कि आपका स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करने हैं, प्रोसीजर क्या होगा, ये आपके माइंड में ऑडिट शुरू करने से पहले ही होना ज़रूरी है। तो ये प्रिंसिपल भी ऑडिटिंग का, और एक अच्छे ऑडिटर की क्वालिटी भी यही होती है कि अगर वो प्लान करके सारा काम पहले करेगा तो, राइट। डॉक्यूमेंटेशन, तो देखिए एज एन ऑडिटर आपको जो भी डॉक्यूमेंट नज़र आया कि ये ज़रूरी है आपकी ऑडिटिंग के दौरान, उसको आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर मतलब प्रॉपरली अपनी बुक्स में डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है उसकी। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप कह लो कि एज एन ऑडिटर आपने जितने भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, जितनी भी आपको ऑडिट फाइंडिंग्स नज़र आई, जितने भी आपने कंक्लूजन डिटेल में दिए, उनके जो भी एविडेंस थे उन एविडेंस को डॉक्यूमेंटेड कर लेना है आपने, मीन्स उनको आपने स्टोर करके रख लेना है। आपने ध्यान में रखना है कि उन चीज़ों से कोई भी उन चीज़ों का कोई मिसयूज़ ना हो जाए, उन चीज़ों का कोई गलत इस्तेमाल ना हो, वो चीज़ें कहीं पे मतलब उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक ना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अपने ओपिनियन को प्रूव करने के लिए आपने उन चीज़ों को एज एन एविडेंस डॉक्यूमेंटेड करके रखना है। तो हर चीज़ जो ज़रूरी नज़र आती है ऑडिटिंग के दौरान उसको डॉक्यूमेंटेशन में रखना ज़रूरी है। एज एन ऑडिटर आपकी ये ड्यूटी भी है और ऑडिटिंग प्रिंसिपल भी आपको यही कहता है, राइट। इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। देखिए अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑडिटर शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर ऑडिट ओपिनियन। ऑडिटर ने जो भी ऑडिट ओपिनियन दिया है वो उसके लिए अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर कोई भी ऑडिटर आए और कोई भी ओपिनियन देके चला जाए, ये नहीं है। ऑडिटर की ड्यूटी भी है और ऑडिटर को ये ध्यान में भी रखना है कि एज एन ऑडिट प्रिंसिपल ऑडिटर इज लाइबल और अकाउंटेबल फॉर हिज ऑडिट ओपिनियन। जो भी उसने ऑडिट ओपिनियन दिया है, जो भी उसने ओपिनियन देने की कोशिश की है, उसका वेल सपोर्टेड एविडेंस उसके साथ होना चाहिए। यानी जो भी उसने ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को दी है उसके लिए प्रॉपरली अटैच एविडेंस भी होना चाहिए कि ये ऑडिट रिपोर्ट इस तरीके से इस बेस पे बना के दी गई है, ये सारे कारण हैं जिनके बेसिस पे हमने ये ऑडिट रिपोर्ट बना के उसको दी है। और साथ ही साथ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनती है कि जब भी वो ये सारा काम कर रहा है एथिकल स्टैंडर्ड्स को नहीं भूलना है उन्होंने। तो इंटीग्रिटी भी बना के रखनी है, ट्रस्टवर्दीनेस भी बना के रखनी है और एथिकल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं, और अकाउंटेबल तो उसके बाद होना ही है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एंड द लास्ट में एज अ लास्ट पॉइंट आप कंसिस्टेंसी देखोगे तो एज एन ऑडिटर क्या है। एज एन ऑडिटर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको पता है कि आपने ही हर साल वो ऑडिटिंग करनी है, आपने ही इस कंपनी का ऑडिट करना है, तो ध्यान में रखो कि डिफरेंट पीरियड्स का जो ऑडिट हो रहा है ना उसमें डिफरेंसेस ना करो। डिफरेंसेस मीन्स ऑडिट प्रोसीजर में बदलाव ज़्यादा ना करो। कोशिश करो कि जो ऑडिट प्रोसीजर एक बार अप्लाई हो रहा है उसी चीज़ को नेक्स्ट बार अप्लाई करके कोशिश करो कि उसी तरीके से ऑडिट किया जाए। क्यों? क्योंकि उससे कंपैरिजन करना ईजी रहता है, उससे कंसिस्टेंसी बनाई रहती, मतलब उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर हो जाती है एक तो, और दूसरा आपके ऑडिट प्रोसीजर की एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी इन योर एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिटिंग टेक्निक्स, ऑडिटिंग प्रोसीजर। यानी कुल मिलाकर में ध्यान में रखना है कि जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं उनको कंसिस्टेंसी आपने फॉलो करवाना, मतलब उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, और जो भी गाइडलाइंस ज़रूरी हैं ऑडिटिंग प्रोसेस के दौरान वो प्रॉपर क्वालिटी बेसिस पे आपने अप्लाई करवानी है और रिलायबल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट्स हैं जो एज एन ऑडिट प्रिंसिपल आपको यूज़ करने हैं, और अब ये भी कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें एक अच्छे ऑडिटर की पहचान है अगर वो ऑडिटिंग इस तरीके से कर रहा है। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाने चाहिए और आ गए होंगे कि एज एन ऑडिटर आपके अंदर क्या मेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए ऑडिटिंग के दौरान और प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑडिटिंग के। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो दोस्तों अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा जितना हो सकता है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें या नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन जल्दी दबाइएगा। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे।